मैं नीरज कुमार शर्मा, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज, केशवपुरी, मुजफ्फरनगर से। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं में विषय विज्ञान के अंतर्गत उप विषय रसायन विज्ञान में धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, आप देख रहे होंगे कुछ मैं वस्तुएं दिखा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं, ये वस्तुएं देख रहे हैं आप। जो ये वस्तुएं हैं ये अलग अलग पदार्थों की बनी हुई है। जैसे देख रहे हैं आप मेरे हाथ में अंगूठी, जानते हैं किस पदार्थ की बनी है, ये चांदी की बनी है। इसी प्रकार से ये जो लोहा दिखा रहा हूँ मैं, ये सरिया है जो लोहे का बना है। इसी प्रकार से ये एल्युमिनियम। तो कहने का तात्पर्य ये कि सब विभिन्न पदार्थों से बने हुए हैं, विभिन्न धातुओं के द्वारा बने हुए हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो अधातुओं के द्वारा बने हुए हैं। तो छात्रों, आज हम विभिन्न प्रकार की धातु और अधातुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धातु, जिसको अंग्रेजी में मेटल्स कहते हैं। नंबर 2 अधातु, नॉन मेटल्स। नंबर 3 उपधातु, मेटेलॉइड्स। तो जो हमारे तत्व हैं, इन सभी तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। और सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 धातु, मेटल्स की बात करेंगे, जो कि आपको भी बताया गया। ये जैसे उदाहरण में आपको दिखा रहा हूं, ये लोहे का सरिया है, या ये जो आपको तार दिखा रहा हूं ये एल्युमिनियम का है। तो धातु होते क्या हैं? जैसे कि हम देख रहे हैं भौतिक गुणों के आधार पर, यदि हम इसको धूप में रख दें तो हम क्या देखते हैं कि ये गर्म हो जाता है, अर्थात इसमें ऊष्मा का चालन होता है। विद्युत का चालन भी होता है इसमें। तो अर्थात वे तत्व जिनमें ऊष्मा और विद्युत का चालन होता है, या ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं, उनको धातु कहा जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वे तत्व जो विद्युत के चालक, आघात वर्धनीय, तन्य, चमकदार, कठोर, प्रबल और ध्वनिक होते हैं, उनको धातु कहा जाता है। जैसे लोहा, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब धातुएं हैं। ये आए हमारे उदाहरण। इसी प्रकार से जो धातु की हमने परिभाषा ली, ये हमने भौतिक गुण के आधार पर ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। अब दूसरी जो परिभाषा देखेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर देखते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको धातु कहा जाता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं सोडियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8,1। हमने कहा कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें धातु कहा जाता है। और इन तत्वों में 1 से
3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके अंतिम कोष में। जैसे हमने कहा सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2 8 1, बाद के कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से हम देखते हैं एल्यूमिनियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं हम 2 8 3, बाद के कोष में 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसी प्रकार से पोटेशियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 19, 2 8 8,1, इनके बाद के कोष में हम देखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको हम उदाहरण के तौर पर रासायनिक समीकरण के रूप में किस प्रकार से बता सकते हैं, जैसे सोडियम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 1, यानी कि अंतिम कोष में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसे कैसे त्यागेगा ये देखते हैं हम इसको। अन्य 1 इलेक्ट्रॉन, और त्यागने पर जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है कोई तत्व तो उसके पर प्लस का चार्ज आता है, अर्थात धनायन हो जाता है, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, ये हमने इसको दिखा दिया। इसी प्रकार से दूसरा तत्व एल्यूमिनियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,3 है। तो इसे हम कैसे दिखाएंगे, बाद के कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 ही इसमें हम प्लस दिखाएंगे, और इसकी संयोजकता बैलेंस करते हुए 3 इलेक्ट्रॉन इसमें दिखा देंगे। पोटेशियम, इसी प्रकार से पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 19। तो इसको दिखाएंगे हम, बाद के कोष में चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही संयोजकता आएगी, अर्थात 1 ही प्लस आएगा इसमें, और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर दिखाया है। तो ये हमारे हुए धातु, 2 गुणों के आधार पर इनकी परिभाषा हुई, एक भौतिक गुण के आधार पर, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर। इसी प्रकार से हम इसी के अंदर दूसरा जो भाग है हमारा अधातु, अर्थात नॉन मेटल्स। किसको कहेंगे नॉन मेटल्स? इसकी भी परिभाषा 2 आधार पर देंगे, भौतिक गुण के आधार पर जैसे हम देखते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर। भौतिक गुण के आधार पर क्या परिभाषा देंगे कि वे तत्व जो ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं, अर्थात जिनमें ना तो ऊष्मा का प्रवाह और न ही विद्युत का प्रवाह हो सकता है, उन्हें हम अधातु कहते हैं। अर्थात वे तत्व जो विद्युत के कुचालक, अधात्विक, जिनमें कोई चमक नहीं होती, मलिन, मलिन से हमारा तात्पर्य आघात, जैसे हम धातुओं को पीट कर चादर बना सकते हैं, इसलिए इनको हम अधातुओं को नहीं बना सकते, ये मलिन होती है। भंगुर, मृदु, मृदु का मतलब सॉफ्ट होती है अधातुएं, और अध्वनिक, अध्वनिक से मतलब हमारा कि जो ध्वनि उत्पन्न नहीं करती, उन सबको हम अधातु कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। जैसे कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन आदि, ये अधातु हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर हम क्या परिभाषा देंगे इसकी, कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको अधातु कहते हैं। जैसे कार्बन, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,4। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, 2,6। सल्फर परमाणु क्रमांक 16 है, 2, 8,6। इसी प्रकार से जो क्लोरीन होता है परमाणु क्रमांक 17 होता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 8
7, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2,8,7, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। अर्थात वे तत्व जिनके अंतिम कोश में 4 से 7 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं अधातु कहलाते हैं। उदाहरण आपको बताए भी, जैसे इनका रासायनिक समीकरण हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और किस प्रकार से ये ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 2,6, इसको अष्टक पूर्ण करने में कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? यहाँ पर अष्टक पूर्ण करने में 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और इन्होंने ऑक्साइड आयन बनाया। जितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए उतने ही इस पर चार्ज आ गए 2-, तो ये हुआ ऑक्साइड आयन। इसी प्रकार सल्फर, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 16 होता है। 2,8,6, अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा और अपना अष्टक पूर्ण करके सल्फाइड आयन बनाएगा। इन्होंने भी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो S के ऊपर 2- आएंगे, ये सल्फाइड आयन बनेगा। इसी प्रकार से क्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, 2,8,7, अर्थात इनको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन देकर Cl के पर 1- आएगा, अर्थात क्लोराइड आयन हो जाएगा। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि 2 तत्व दिए गए हैं, जैसे मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं, 11x23 और 9y19 में से धातु और अधातु छांटिए। इसमें से धातु और अधातु छांटना है। किस प्रकार से छांटेंगे? अभी आपको बताया गया कि वे तत्व जिनमें 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे धातु के अंतर्गत आएंगे, और जिनमें 4 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अधातु के अंतर्गत आएंगे। तो इनका हम दोनों का परमाणु क्रमांक के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। नीचे की तरफ परमाणु क्रमांक होता है तत्व के बाईं ओर, और ऊपर की तरफ परमाणु भार होता है। तो परमाणु क्रमांक के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2,8,1। इसी प्रकार इसका लिखते हैं 2,7, जिनके बाद के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्या कहलाता है? वह धातु कहलाता है। तो ये होगा धातु। और जिनके बाद के कोश में 4 से 7 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं वो होंगे अधातु। धातु, ये हुआ धातु और ये हुआ अधातु। इस प्रकार से ऐसे आंकिक प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। धातु और अधातुओं के भौतिक गुण, इनका हमें ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम धातु के बारे में। नंबर 1, धात्विक चमक, मेटेलिक लस्टर। जो धातुएं होती हैं उनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। यदि जैसे हम देखते हैं ये लोहा है और कुछ दिनों के बाद इस पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे हम वायु में रखते हैं, और यदि हम इससे रेगमाल से इसको घिसाई करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें एक विशेष प्रकार की चमक दिखाई देती है। तो इसमें धातु में एक विशेष चमक शुद्ध अवस्था में पाई जाती है। इसी तरह चांदी में भी एक विशेष चमक होती है। तो इस गुण धर्म को
धात्विक चमक कहते हैं। और धात्विक चमक का जो कारण होता है वो इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना होता है। विभिन्न धातुओं के उदाहरण सोना, चांदी, तांबा आदि हुए। इसी प्रकार से इसके विपरीत जो अधातु होती हैं उनमें धात्विक चमक नहीं होती, इसलिए इसे अधात्विक चमक कहते हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। जो इनकी सतह होती है वो मलिन होती है, तो इसलिए इनके जो उदाहरण है कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन आदि। दूसरा जो गुण है कठोरता, हार्डनेस। जो धातुएं होती हैं, यदि हम धातु को, ये धातु है हमारी, इसको हम किसी तेज चाकू से काटने का प्रयत्न करते हैं तो ये नहीं कटेगा, नहीं कटता। तो इससे क्या तात्पर्य है हमारा? इससे तात्पर्य है कि जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती है, हार्ड होती है। किसी भी धातु को आप देख सकते हैं, तो इसलिए इनमें कठोरता का गुण होता है, जैसा आयरन। इसी प्रकार से जैसा दूसरा है एल्युमिनियम, ये तार एल्युमिनियम का बना होता है। और जो एल्युमिनियम होता है इनकी पतली पतली वो बनाई जाती है इनकी चादर के रूप में। जो चॉकलेट के पैकेट होते हैं, बिस्कुट के पैकेट होते हैं, उनकी पैकिंग में इनका उपयोग किया जाता है एल्युमिनियम की चादरों का। इसी प्रकार से जो हमारे दूसरे हुए अधातु, ये मृदु होते हैं अर्थात सॉफ्ट होते हैं। कार्बन सॉफ्ट होता है, फास्फोरस। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। जो कार्बन के अपर रूप होते हैं जैसे हीरा, क्वार्टज, ये कठोर होते हैं, जो कि एक अपवाद के रूप में है। तीसरा जो गुण आता है हमारा आघात वर्धनीयता। धातुओं का जो तीसरा गुण आता है आघात वर्धनीयता। कुछ धातु ऐसी होती है जो आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है? अर्थात धातुओं को यदि हम पीटें, किसी हथौड़े से पीटें, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे चादर के रूप में परिवर्तित होगी। जैसे सोना होता है, सोने की हम 0.001 सोने को यदि हम पीटते हैं किसी हथौड़े से और चादर के रूप में परिवर्तित करते हैं तो 0.0001 मिलीमीटर की चादर उससे बनाया जा सकता है। लेकिन जो अधातुएं होती हैं, यदि हम उनको हथौड़े से पीटते हैं, चादर बनाने का प्रयत्न करते हैं, तो वे अपने टुकड़ों में विभाजित नहीं होती, टुकड़ों में टूट जाती हैं, टुकड़ों में विभाजित हो जाती हैं, चादर उनकी नहीं बन पाती। इसलिए ये गुण आघात वर्धन नहीं होता, बल्कि क्या कहलाता है? भंगुरता। अधातुओं का जो ये गुण होता है भंगुरता होता है। चौथा जो गुण होता है तन्यता। तन्यता से तात्पर्य हमारा क्या होता है? कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनको हम खींच सकते हैं और पतले तारों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के तार बनाए जा सकते हैं, तांबे के तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम के विभिन्न तारों का उपयोग बहुत स्थानों पर किया जा सकता है, घरों में किया जा सकता है, बिजली के तारों में किया जा सकता है। इसी प्रकार से तांबे के तारों का प्रयोग भी किया जा सकता है। जो सोना होता है, 1 ग्राम सोने से लगभग हम 2 किलोमीटर का तार बना सकते हैं, उसको खींच सकते हैं। तो ये क्या हुआ? धातुओं का तन्यता का गुण हुआ। लेकिन जो अधातुएं होती हैं उनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, उसको कहते हैं हम अतन्यता। अर्थात जो अधातुएं होती हैं खींचने पर टूट जाती हैं, खींचने पर टूट जाती है, इसलिए इनको अतन्यता कहा जाता है। नेक्स्ट जो गुण होता है विद्युत एवं ऊष्मीय सुचालकता। जो धातुएं होती है विद्युत एवं ऊष्मीय चालकता होती हैं, और सबसे जो अच्छी धातु विद्युत एवं ऊष्मीय सुचालकता प्रदर्शित करती है वो होती है चांदी और तांबा। जबकि जो अधातु होती है वो विद्युत एवं ऊष्मीय की कुचालकता होती है, अर्थात इनमें विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं होता। इसी प्रकार से जो
धातुएं होती है उनमें ध्वनिक गुण पाया जाता है, उनके अंदर ध्वनिक गुण पाया जाता है। जैसे हम स्कूल में घंटा लगाते हैं, मंदिरों में घंटा लगाते हैं, वे विभिन्न धातुओं के बने होते हैं। जैसे स्कूल की छुट्टी होती है जब, तो घंटी बजाते हैं, हथौड़े से पीटते हैं, तो एक विशेष ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही जो वाद्य यंत्र होते हैं हमारे बजाने वाले, उनमें जो तार होते हैं, गिटार होते हैं, गिटार, सितार होते हैं, उनमें जो तार होते हैं वो धातुओं के बने होते हैं और विशेष ध्वनि उत्पन्न करते हैं। लेकिन जो अधातु होते हैं वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करते, उनमें कोई ध्वनि नहीं आती, इसलिए वे अध्वनिक कहलाते हैं। सातवां जो गुण है हमारा गलनांक और कवथनांक। गलनांक और कवथनांक। गलनांक क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, वह ताप जिस पर कोई धातु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उस धातु का क्या कहलाती है? गलनांक कहलाता है। जबकि वह ताप जिस पर कोई धातु अपनी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, वह उसका कवथनांक कहलाता है। तो सामान्यतः जो धातु के गलनांक होते हैं और कवथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं, हाई लेवल के होते हैं। जैसे आयरन का गलनांक अर्थात लोहे का जो गलनांक होता है 1535 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी प्रकार कॉपर का जो गलनांक होता है 810 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी प्रकार से जो अधातुएं होती हैं उनके गलनांक और कवथनांक निम्न होते हैं। जैसे सल्फर का गलनांक 115 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी प्रकार से धातुओं का जो अगला नेक्स्ट गुण है विलेयता। अब हम जानते हैं कि जो धातुएं होती हैं अधिकांश ठोस होती हैं, और ठोस जो धातुएं होती हैं वो किसी दूसरे विलायक में घुलने में परेशानी उत्पन्न करती है, घुलती नहीं है, अर्थात वो अविलेय होती है। इसी प्रकार से जो अधातु होते हैं वे विलेय होती हैं, किसी भी दूसरे विलायक में घुल सकती है। धातुएं जो होती है, नेक्स्ट पॉइंट भौतिक अवस्था। धातुओं की जो सामान्य कमरे के ताप पर लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, जबकि जो अधातुएं होती हैं भौतिक अवस्था में तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में पाई जाती है सामान्य ताप पर। जो धातुएं होती है उनके जो घनत्व होते हैं वो उच्च होते हैं, हाई होते हैं। जैसे सोने का घनत्व 19.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसी प्रकार से जो अधातु होती है उनके घनत्व कम होते हैं। जैसे सल्फर का जो घनत्व होता है 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, जो कि बहुत ही कम है। अब हम बात करते हैं आगे मिश्र धातु की, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एलोएज। जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर आपस में पिघलाया जाता है तो ये धातुएं मिलकर और ठंडा करने पर एक समांगी मिश्रण का निर्माण करती है, जिसको मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु के अंतर्गत पीतल, कांसा, डच मेटल और जर्मन सिल्वर आदि आती है। मिश्र धातुओं के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी वस्तुएं आती है, जैसे ये हमारी मिश्र धातु का ही बना है, और ये जैसे डच मेटल या बेल मेटल आदि मिश्र धातुओं का बना होता है। तो मिश्र धातुओं के अनेक उदाहरण होते हैं। अनेक मिश्र धातुओं के जो उदाहरण हैं हम इस चार्ट के द्वारा देखने का प्रयत्न करेंगे, इसके द्वारा समझेंगे। अनेक मिश्र धातुओं का संगठन और उनका जो उपयोग है वो यहाँ पर बताया जा रहा है आपको। नंबर 1 है हमारा पीतल। पीतल में जो कॉपर होता है 70% होता है और जिंक 30% होता है, और इसका जो उपयोग होता है पीतल का तार बनाने में, मशीनों के पुर्जे बनाने में,
बर्तन बनाने में, पीतल के बर्तन होते थे पहले, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पीतल का रासायनिक संगठन क्या है और पीतल के क्या उपयोग है। इसी प्रकार से दूसरी जो मिश्र धातु होती है डच मेटल, जिसमें कॉपर की जो प्रतिशत मात्रा होती है 80% होती है और जिंक 20% होता है, और इसका उपयोग जो होता है मशीनों के पुर्जे बनाने में होता है। नंबर तीसरा जो होता है हमारी मिश्र धातु जर्मन सिल्वर, नाम से आपको प्रतीत हो रहा है जर्मन सिल्वर, सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि एक ऐसी मिश्र धातु का नाम बताइए जिसमें वो धातु नहीं पाई जाती, जैसे कि सिल्वर। तो इसमें जो कॉपर का प्रतिशत मात्रा होती है 50% और जिंक की 35%, निकिल 15% होता है, और जो इसका उपयोग होता है बर्तन बनाने में होता है, मूर्तियां बनाने में होता है और कृत्रिम आभूषण बनाने में इसका प्रयोग जर्मन सिल्वर का होता है। चौथी जो मिश्र धातु होती है कांसा, ब्रॉन्ज, इसमें कॉपर 88% और टीन 12% होता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में, मूर्तियां बनाने में, सिक्के बनाने में, घंटे और घंटियां बनाने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट मिश्र धातु है हमारी गन मेटल, इसमें कॉपर 88%, टीन 10% और जिंक 2% होता है। नाम से ही प्रतीत हो रहा है गन मेटल, गन माने बंदूक, इसका जो उपयोग होता है बंदूक बनाने में, हथियार बनाने में व मशीनों के पुर्जे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी बेल मेटल, इसमें कॉपर 80% और टीन 20% होता है। घंटे और पुर्जे बनाने में इसका उपयोग होता है। इसी प्रकार से जो कृत्रिम गोल्ड, जिसको हम रोल्ड गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, कॉपर 90% और एल्यूमिनियम 10% होता है, और इसका उपयोग आभूषण और मूर्तियां बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट जो मिश्र धातु है हमारी स्टेनलेस स्टील, जिसमें आयरन 73%, क्रोमियम 18%, निकिल 8% और कार्बन 1% होता है, जो कि बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होता है। इसका उपयोग, स्टेनलेस स्टील का प्रयोग आप देख सकते हैं बहुत ही स्थानों पर हो सकता है, बर्तन बनाने में, औजार बनाने में, मूर्तियां बनाने में आदि होते हैं। इसके बाद होता है नेक्स्ट जो मिश्र धातु है हमारी टांका, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोल्डर, इसमें लेड 80% और टीन 20% होता है। विद्युत उपकरणों में टांका लगाने में इसका उपयोग किया जाता है सोल्डर का। और इसी प्रकार इस्पात, जिसको हम स्टील कहते हैं, इसमें आयरन 99.95% और कार्बन 0.05% होता है। जो पुल होते हैं, फ्लाईओवर होते हैं, वाहन होते हैं, जहाज होते हैं, इस्पात का प्रयोग बनाने में होता है। नेक्स्ट मिश्र धातु होती है फॉस्फर ब्रॉन्ज, कॉपर 85%, टीन इसमें 13% और फास्फोरस 2% होता है। रेडियो के एरियल व पुर्जे बनाने में इसका प्रयोग होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट मुद्रा धातु कोइनेज मेटल, कॉपर 95% और इसमें टीन 4%, फास्फोरस 1% होता है। इसका उपयोग सिक्के आदि के बनाने में होता है। नेक्स्ट मैग्नीशियम, जिसमें एल्यूमिनियम 95% और मैग्नीशियम 5% होता है। ये हल्के उपकरण और जो तुला होती है उसकी दंड बनाने में इसका उपयोग होता है। आज का जो गृह कार्य है आपका पीतल, जर्मन सिल्वर और कांसे का प्रतिशत संगठन। पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर का प्रतिशत संगठन लिखिए। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से
कौन सा तत्व धातु तथा अधातु है? नंबर फर्स्ट 3x7 12y24 17z35 एक कार्य है। धन्यवाद।